नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जीडी की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है? मेरे दोस्त विद्याग्राम पे हर सैटरडे संडे को ऑल इंडिया लाइव मॉक हम लोग कराते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए भी और जीडी के लिए भी। तो वो मॉक काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। वो मॉक अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम के जो रास्ते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। और आज मेरे भाई जो इस पिछले सैटरडे संडे को मॉक हुआ था, ऑल इंडिया लाइव मॉक हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, उसी का हम वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। यानी कि सिर्फ मैथ्स वाले सेक्शन का हर एक क्वेश्चन का द बेस्ट अप्रोच हम सीखेंगे। हमारा इरादा या फिर हमारा इंटेंशन वीडियो बनाने का यही होता है कि देखो, एक क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको तरीके वो अपनाने हैं जो आपके टाइम को बचा सके, जो आपके दिमाग को कम थकाए, और जो किस चीज जो एग्जाम फ्रेंडली सॉल्यूशन हो। अब ऐसा नहीं है कि आप 20 जो क्वेश्चन आते हैं उसके लंबे लंबे सॉल्यूशन वहां पे देने लगे और पता चला कि सारा टाइम आपका मैथ्स में ही खत्म हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। वीडियो सॉल्यूशन अगर आप यहां से हमारा देखते हैं तो यकीन मानिए कि अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जीडी के, और हमारे तरीके से आप करते हैं, तो आप 10 मिनट में, ठीक है ना, मुश्किल से 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन निपटा दोगे। अगर आप मेरे से बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं जीडी के लिए, तो मैंने जीडी के लिए पूरी तरीके से मैथ्स पढ़ा चुका हूं मैं। एआर पब्लिकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे 16 दिन 16 मैराथन करके हर एक चैप्टर का वन शॉट के माध्यम से मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। वो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग नए हैं तो। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एसआईसीआई सब, मेंसुरेशन 2D का अलग वीडियो है, मेंसुरेशन 3D का अलग वीडियो है। तो अगर आप नए हैं तो वो जाकर के मेरे दोस्त जीडी के लिए आप देख सकते हैं, वो जीडी का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा जी। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि राम, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी थी? 37 वर्ष थी। 7 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी व बच्चे की आयु का औसत 9 वर्ष पूर्व 31 वर्ष था। तो राम की औसत वायु, सॉरी, राम की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखो, अगर हम यहां पे देखें तो राम, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, राम मेरे भाई, उसकी पत्नी और उसके बच्चे यानी कि चाइल्ड। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 7 वर्ष पूर्व अगर इनका एवरेज आयु 37 वर्ष था, तो अभी इनका एवरेज आयु कितना होगा? 37 + 7। क्योंकि जैसे ही जैसे साल बढ़ते जाता है एवरेज आयु भी उतने से ही बढ़ता है। तो 37 और 7 कितना हो जाएगा? 44। ठीक है। आगे दिया गया है कि उसकी पत्नी व बच्चे यानी कि वाइफ और चिल्ड्रन का, मेरे भाई, 9 वर्ष पहले अगर 31 वर्ष औसत आयु था 9 वर्ष पहले, तो 9 9 साल दोनों बड़े होंगे, यानी कि एवरेज भी 9 से शिफ्ट हुआ होगा। तो 31 + 9, इनका वर्तमान में जो एवरेज आयु होगा वो 40 साल हुआ होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मेरे दोस्त, अगर हम राम को निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम राम को निकाल रहे हैं, तो आप देखो, राम 44 तो अपना लेकर के जाएगा ही, मेरे दोस्त, 44 तो लेकर के जाएगा ही, और इनमें से भी चार चार अपना लेकर के चले जा रहा है। कितना कितना लेकर के चले जा रहा है? चार चार, यानी कि टोटल 8 लेकर के चले जा रहा है। तो 44 + 8, राम टोटल 52 लेकर के चले जाएगा। ऑप्शन ए। अगर आपको ये डेविएशन मेथड समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 44 × 3, 44 × 3 -40 × 2, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। 132 माइनस जब आप 80 करोगे ना, तो ये 52 ही आएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। एवरेज का भी मैंने वन शॉट करा रखा है, वो जाकर के आप देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में आते हैं कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, यानी कि जो इसके डाउन स्ट्रीम का स्पीड है मेरे दोस्त, वो कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर, 36/6। और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में कितने देर में? 8 घंटे में, यानी कि अप स्ट्रीम का अगर हम स्पीड देखें तो 40/8, 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा जा रहा है कि धारा की चाल क्या होगी। हम जानते हैं कि मेरे दोस्त, अगर हमसे बोट का चाल पूछता तो हम दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते। हमसे धारा का चाल पूछा जा रहा है तो हम दोनों को घटाएंगे, 6 - 5 1, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि 0.5 किलोमीटर पर आवर
भैया 0.5 मतलब होता है 1/2, 1/2 ही है 0.5, या फिर 0.5 ही है 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते की चौड़ाई हमसे पूछा जा रहा है। अगर मेरे भाई आयताकार लॉन के बीचों बीच हम एक रास्ता बना दें, तो रास्ते का जो एरिया होता है ना मेरे दोस्त, रास्ते का जो एरिया होता है वो किसके बराबर में होता है? वो बराबर में होता है L/L+B-X। ये जो x होता है ये रास्ते की चौड़ाई होती है, जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, किसको देखेंगे? अभी क्वेश्चन को देखेंगे और किसी चीज को नहीं देखेंगे। क्षेत्रफल अगर 1400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया मेरे दोस्त अगर 1400 मीटर स्क्वायर है, हमें चौड़ाई निकालना है, ठीक है। L+B अगर हम देखें तो 100 और +50 150, ठीक है, -x। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे x स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वहां से x के दो मान निकल करके आएंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि x का कौन सा मान सही होगा। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहां पे अपनाइएगा, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन उठा करके यहां पे रख लीजिए, ऑप्शन में जो वैल्यूज दिया गया है उसको उठाइए, यहां पे रखिए। भैया यहां पे 1400 लाना है। अगर हम मान लो पहला ऑप्शन 10 उठाते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे 10 रखेंगे हम, गुने 150 - 10 कितना होगा? 150 - 10 140 होगा, और 140 × 10 1400 होता है। यानी कि x बराबर अगर हम 10 लेते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द रियल आंसर, फेक आंसर डजंट एग्जिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बर्तन 40 लीटर दूध और पानी से भरा हुआ है, इसमें 75% दूध और 35% पानी निकाल लिया जाए तो बर्तन का 60% भाग खाली हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी? देखो मेरे दोस्त, अगर 75% दूध और 35% पानी निकाल दिया जा रहा है, तो अगर हम मिल्क देखें और 75% मिल्क निकाल लेंगे तो बचेगा कितना मिल्क? 25%। और अगर हम वाटर देखें और वाटर में से 35% अगर हम निकाल लें तो 65% वाटर बचेगा, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि बर्तन का 60% भाग खाली हो जा रहा है। तो भैया जब 60% भाग खाली हो जा रहा है तो बचे रहा है कितना? 40%। इस पे हम एलिगेशन लगा देंगे। देखिए आप एलिगेशन दो चीजों पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे जो क्वांटिटी बच रहा है उस पे लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो जो क्वांटिटी निकाला जा रहा है उस पे भी लगा सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्त अगर आप इस पे देखो, जैसे 75% दूध और 35% पानी निकाला जा रहा है, तो आप 75, 35 और 60% भाग खाली हो जाता है, तो 60 पे भी लगा सकते हैं। इस पे भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। आंसर पे कोई अंतर नहीं होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 40 और 65 का डिफरेंस कितना होगा? 25, ठीक है। और यहां पे अगर हम 40 और 25 का डिफरेंस देखें तो 15। जब हम इसको काटेंगे मेरे दोस्त, जब हम इसको काटेंगे तो ये 5 और ये 3, यानी कि टोटल 5 और 3 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 यूनिट का मान मेरे दोस्त 40 लीटर होगा। हमसे पूछा जा रहा है क्या कि पानी की मात्रा कितनी थी, यानी कि 3 यूनिट का मान। तो जब 8 यूनिट का मान 40 लीटर यानी कि 5 गुना है, तो 3 यूनिट का मान 3 का 5 गुना 15 लीटर होगा। 15 लीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एलिगेशन हम सेम टाइप की चीजों पे लगा सकते हैं। तो भैया जो जो यहाँ पे रह रहा है, जो रिमेनिंग है बर्तन में, उसी पे हम यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 यानी कि 3333 के पावर में n का इकाई अंक 7 है, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि 7777 के पावर n हो तो इकाई अंक क्या होगा? अगर मेरे दोस्त 3 का पावर, यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे देखेंगे, अगर 3 का पावर n है, ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसके यूनिट डिजिट पे 7 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 7 आता है। तो हम n बराबर 3 ले लेंगे। n बराबर 3 सेटिस्फाइड हो गया। अब यही 3 अगर हम यहां पे रख दे मेरे दोस्त, अगर हम यही 3 यहां पे रख दे तो 7 के पावर में 3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 का 9 और 9 7 63 का 3, फिर से यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे आएगा मेरे भाई 3, ऑप्शन बी। यूनिट डिजिट जो कि हम
नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम का भी मैंने वन शॉट इसी प्लेटफॉर्म पे डाला है, वो जा करके आप देख सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की ही वृद्धि होगी। भैया जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई और आर। ठीक है, अब यहां पे जो 2 और पाई है ये कांस्टेंट है। क्या है दोस्त? ये कांस्टेंट है। यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है, पेरीमीटर, वो सीधे तौर पे डिपेंड करती है किस पे? आर के पावर 1 पे। तो भैया जब 50% त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो परिधि भी 50% ही बढ़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2744 का पावर में है 1/3, यानी कि 2744 का क्यूब रूट हम इसको बोल सकते हैं, प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर में है x माइनस 79 × 8। हमसे x का मान पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम देखें तो सबका अलग अलग है, हम डिजिटल सम लगा लेंगे जल्दी से। 2744 का मेरे भाई 2744 का क्यूब रूट कितना होता है? 14। 14 का डिजिटल सम 5। ठीक है, 14 का डिजिटल सम 5। अब यहां पे 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हम जानते हैं कि डिजिटल सम में 9 कंसीडर नहीं करते हैं, तो 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आया, माइनस यहां पे 3 बराबर में अगर हम देखें तो x, मेरे भाई बराबर में x माइनस 79 × 8 है। तो 79 × 8 में जो 79 में 9 है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 8 × 7 56, और 56 का डिजिटल सम कितना होगा? 2। तो यहां पे हम लिख देंगे 2। अब यहां से सॉल्व करके हम निकालेंगे अपना क्या? x निकालेंगे। अब देखो, अगर हम x निकालें तो 5 1 6, 6 में से 3 गया 3, और ये 2 आकर के इधर जुड़ जाएगा, यानी कि x बराबर आया 5। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 होगा। ठीक है, अगर हम इसका डिजिट सम देखें तो इसका डिजिट सम तो 3 है, तो ये नहीं होगा। इसका डिजिट सम देखें तो इसका तो 9 है, नहीं होगा। इसका अगर हम देखें तो ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन डी, और यही आपका सही उत्तर होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप चेक कर लो। 9 को 0 हम कंसीडर करते हैं और 3 2 5 आ गया इसका, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 45 और 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स हैं? तो इनको आप गिन सकते हैं। ठीक है ना। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से लेकर के, मेरे दोस्त 50 से लेकर के 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम 45 और 75 के बीच में प्राइम नंबर्स गिने तो 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 52 53 होगा, 54 55 56 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा, 59 के बाद 61 होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 होगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा, 73 होगा। ठीक है, 74 75 नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 निकल करके आया। 47 48 नहीं होगा, 49 50 51, 53 हो गया, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 होगा, 68 69 70 नहीं होगा, 71 होगा, 73, बिल्कुल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। एक खोखला अर्धगोला जिसकी मोटाई नगण्य है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले की हमसे त्रिज्या पूछी जा रही है। देखो, अर्धगोला का जो टीएसए होता है वो कितना होता है? 3 पाई r², यानी कि 3 × 22/7 और r²। हमसे त्रिज्या पूछा जा रहा है, 5544 के ये बराबर है, हमसे त्रिज्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो 22 से इसको काटेंगे, 22 दूनी 44 114, 22 दूनी 44 114, 22 5 होता है 110, 4 बचा, ऊपर से उतरा 4, फिर से हम 22 दूनी 44 बार में इसको काट देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 7 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल तो आएगा ही, प्लस में रूट में भी कुछ आएगा। अगर हम इसको सॉल्व ही भी कर लें तो ये 3 8 24, 3 8 24, 3 चौके 12, r² अगर हम देखें तो 84 × 7 हुआ। तो अगर मेरे भाई हम r देखें, ठीक है ना, तो ये 84 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 21 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का निकलेगा बाहर 2,
और एक साथ यहां से निकलेगा, 21 का 3 बच जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14√3। 14√3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है ना। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से 108 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इज टू टाइम के प्रोडक्ट के बराबर में। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चली हुई है, यानी दोनों ट्रेन समान समय के लिए चली हुई है, यानी कि जो समय है दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर समय मिल रहा है। तो मेरे दोस्त जब हम इस समय को कांस्टेंट कर देंगे तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के, यानी कि स्पीड का रेशियो ही होगा क्या, डिस्टेंस का रेशियो। अब देखो, अब यहां से अगर हम स्पीड का रेशियो देखें मेरे भाई, अगर हम यहां से स्पीड का रेशियो देखें तो 30 किलोमीटर पर आवर 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 30 बटे में 48 करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 5 30 और 6 8 48, ठीक है ना। यही रेशियो आपका डिस्टेंस का भी होगा, 5:8। अब यहां पे बोला जा रहा है मेरे भाई, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 108 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अगर हम यहां पे देखें तो 3 यूनिट ज्यादा तय किया जा रहा है। 3 ही यूनिट का मान कितना है दोस्त, 3 ही यूनिट का मान है 108, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 36। हमसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 8 और 5 13 यूनिट का मान, तो 13 यूनिट का मान 13 गुने 36 होगा। आप यहां से यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं कि 6 18 यूनिट डिजिट पे 8 होगा, हालांकि 108 से तो बहुत बड़ा ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे 36 है तो 9 का भी मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 5 4 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, बचा सिर्फ ऑप्शन सी, और यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 रुपए में बेची। यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15% की छूट दी तो उसे 10% का लाभ हुआ, तो हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। देखो सीपी पे भी इसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी का 110%। कब मेरे दोस्त, जब वो विक्रय मूल्य पर 15% की छूट दे रही है, यानी कि 25,000 पर 15% का अगर हम छूट दे दें तो ये 85% में हम बेच देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे दोस्त, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखो परसेंटेज से तो पहले परसेंटेज काटिए, 0 से आप 0 काटो, हम अप्रोक्सीमेशन से जाएंगे। अगर हम 11 से इसको काटें, ठीक है ना, अगर हम 11 से इसको काटें तो 11 साते 77 होगा, 77 और 8 85 होता है, ऊपर से आया 8 पॉइंट, फिर से 11 साते 77, ये 7.77 ऐसे ही चलते रहेगा। अगर हम सॉल्व करें इसको तो 25 साते 175 होता है, 25 साते मेरे भाई 175 का 5 हासिल 17, फिर से 25 सात 175 और 17 192, यानी कि 19 करके कुछ हमारा ऑप्शन आएगा इसी के आसपास, जो कि सिर्फ ऑप्शन डी है। इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। आप एग्जैक्ट वैल्यू पे जाइएगा तो बिना मतलब के आप अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर जिस पर कोई मूलधन 3 वर्षों में 800 रुपए और 6 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो मतलब हमसे दर पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। 3 वर्षों में देखो 800 से कितना हो रहा है, 800 से मेरे दोस्त 2700। अब आप खुद से सोचो कि 3 वर्षों में, यानी कि इसका आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, सॉरी हाँ क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आएगा, ये निकल करके आएगा 20 और ये निकल करके आएगा मेरे भाई 30। कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, कितने पे, 20 पे। 10/20 का मतलब होता है 50%, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 और 36 का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है, जो संख्याओं से डिविजिबल हो सके, यानी कि इन दी हुई संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 36 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है, सिर्फ ऑप्शन डी। 98 तो 36 से नहीं डिविजिबल है, नहीं 24 से, नहीं 44। 36 तो 36 से डिविजिबल है पर 24 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी, यहाँ इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर बेसिक से जाइएगा तो बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3, यानी कि 2 का पावर 3 गुने 3। और अगर हम 36 को देखें मेरे भाई, अगर हम 36 को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2, 9 गुने 4। हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है,
हमसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। तो दोस्त जब हम एलसीएम इसका उठाएंगे तो 2 का पावर 3 जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है हम उसको उठाते हैं, तो 2 का पावर 3 यानी कि यहाँ से 8 उठा लेंगे और यहाँ से 3 का पावर 2 उठा लेंगे यानी कि 9 उठा लेंगे। 8 गुने 9 72 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर हम देखें तो 18.5 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी संख्याएं क्रमागत होती है तो जो संख्या सबसे बीच वाली होती है वही संख्या उनका औसत होता है। तो अगर संख्याएं 8 है और अगर मेरे भाई संख्याएं 8 है और सारी संख्याएं क्रमागत है तो चौथी संख्या और पांचवी संख्या के बीच में ही हमारा क्या एवरेज लाई करेगा। ठीक है, चौथी संख्या और पांचवी संख्या के बीच में अगर 18.5 है तो दोस्त चौथी संख्या कितनी रही होगी, 18 रहा होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या, अगर चौथी संख्या 18 है तो 18 में से हम 4 घटा दें तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो कि 14 होगा। 18 माइनस 4 14। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करते हैं तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। देखो अगर हम टोटल वर्क देखेंगे तो 6 गुने 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 गुने 48। अब देखो 4 आदमी और 8 औरत है, 4 आदमी और 8 औरत। अब आप खुद से सोचो कि अगर मेरे दोस्त एक आदमी 2 औरत के बराबर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 औरत एक आदमी के बराबर है, 2 औरत एक आदमी के बराबर है तो 8 औरत 4 आदमी के बराबर रही होगी। यानी कि 4 + 4 हमें 8 से भाग देना पड़ेगा। 4 + 4 8 से हमें भाग देना पड़ेगा। हम पुरुष के इफिशियंसी को 1 मान रहे हैं तो अगर हम 8 से भाग देंगे तो ये 8 48 को काटेगा 6 बार में और 6 गुने 6 हमारा 36 आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन सी। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है। इसे रिलायंस सेल में 15% छूट पर बेचा जाता है जिससे 4% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। सीपी और एमपी का अगर हम रेशियो देखें मेरे दोस्त, सीपी और एमपी का, तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है भैया, सीपी का और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। लॉस रहेगा तो आप माइनस कर दो, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर दो। अब देखो अगर हम सीपी और एमपी का सिर्फ रेशियो देखें, सीपी और एमपी का, तो 15% छूट पे बेचा जा रहा है तो 100 में से 15 अगर हम घटा दें तो 85 होगा, ये होगा 85। ठीक है, और एमपी देखें मेरे भाई तो यहाँ पे 4% की हानि हो रही है तो 4% हम घटा देंगे तो कितना होगा 96। अब अगर इस 96 का वैल्यू या फिर अगर हम देखें तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है 12,000 है। तो अगर 96 का वैल्यू मेरे भाई 12,000 है यानी कि 12 के है तो हमें 85 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि देखो 85 क्या है, 17 का एक मल्टीपल है, यानी कि आपका फाइनल आंसर 17 का एक मल्टीपल आएगा। 17 का मल्टीपल 112 17 से कभी नहीं कटता। 17 छक्का 102 यहां तक तो कट जाएगा, 72 नहीं कटेगा। बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 96 का अगर मान 12 के है यानी कि 1/8 गुना, तो 85 का अगर हम 1/8 करेंगे तो 10.2 तो कभी नहीं आएगा। बचा ऑप्शन सिर्फ बी और यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 वर्ष में 3,000 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,900 रुपए है तो समान दर से समान अवधि के लिए 7,000 रुपए का साधारण ब्याज की रखी। अब देखो रेट चाहे कुछ भी निकल करके आए, जब हम 7,000 का मेरे भाई जब हम निकालेंगे टोटल क्या, अरे भैया जब हम टोटल हम अपना ब्याज निकालेंगे तो 7,000 का 8% निकालेंगे तो 7,000 तो 7 का मल्टीपल है, यानी कि जो हमारा फाइनल नंबर होगा वो 7 का एक मल्टीपल होगा, यानी कि ब्याज 7 का मल्टीपल होगा जो कि सिर्फ ऑप्शन बी है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं मल्टीपल से। लेकिन जब आप बेसिक से करिएगा तो 4 वर्षों में 3,000 पे 900 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 900 3,000 का कितना परसेंट है मेरे भाई, 900 3,000 का कितना परसेंट है आप यहाँ पे देख लो एक बार सॉल्व करके। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 3 से इसको काटो 30 बार में, यानी कि टोटल आपको 30% का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में मेरे भाई, 4 साल में। तो एक साल में मेरे दोस्त, एक साल में 30/4 यानी कि 7.5% का ब्याज मिलेगा। 7.5% का हमसे पूछा जा रहा है कि 7,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा समान अवधि के लिए, तो एक साल निकालने की जरूरत ही नहीं है। 30% अगर हम देखें 7,000 का, 7,000 का अगर मेरे भाई हम 30% देखें
तो ये परसेंट दो जीरो को काटेगा, 70 गुने 30, 2100 आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखो 3p बराबर 4q बराबर 5r है और pqr का मान 2209 है, तो हमसे q और r का योग पूछ रहा है। अगर हम सिर्फ q और r को पकड़ें मेरे दोस्त, अगर हम सिर्फ q और r को पकड़ें, किसको पकड़ेंगे, q और r को, यहां पे अगर हम देखें, ठीक है ना, तो दिख रहा है कि 4q बराबर 5r है, 4q बराबर मेरे भाई 5r है, तो q बटे में r कितना होगा, 5 बटे में 4। हमसे q और r का योग पूछ रहा है, तो 5 4 9, यानी आंसर हमारा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 6 4 10 1 11 5 16 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी है। आप बेसिक से भी इसको कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर 60 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण मेरे भाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ही ये कर्ण हम 26 देखें, हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होगा। मुख डलवा रहे हैं क्या? अभी 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। तो दोस्त हम जानते हैं कि 5 12 और 30 का ट्रिपलेट होता है 13 का। अगर 13 का मान 26 है मेरे भाई, ये 26 है, तो बची हुई दोनों संख्याएं या फिर ये लंब और बेस, परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा, 5 का डबल 10 और 12 का डबल 24। हमसे एरिया पूछा जा रहा है, तो 1/2 गुने 10 गुने 24, यानी कि 2 काटेगा इसको 5 बार में, और 24 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त। अरे ये किस चीज का क्वेश्चन है? अच्छा जीडी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 21 क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ये किसी और चीज का क्वेश्चन लग गया है, ठीक है ना। ये किस चीज और चीज का क्वेश्चन मेरे भाई लग गया है, इसको आप खुद से कर लेना। और यहाँ होता है हमारा सेशन का द एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली यहाँ पे आकर के एसएससी के लिए और रेलवे के लिए मेरे दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन बैच। एयर पब्लिकेशन पे मंडे टू सैटरडे मेरा 2 बजे दोपहर में, यानी कि 2 PM पर डेली मेरा क्लास चलता है। तो अगर आप मेरे से फाउंडेशन से बिल्कुल प्रो लेवल तक का मैथ सीखना चाहते हैं कि कैसे जल्दी से मैथ हम सॉल्व करना सीख लेंगे, कैसे टाइम फ्रेंडली सॉल्यूशन हम निकालेंगे, या फिर क्या हमारा अप्रोच होगा कि हमारा एग्जाम में हम जा करके जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे डेली 2 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।